प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हरदान राम आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षण मंच पर स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, उपसर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग को पढ़ने से पहले आपको संधि का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अपन पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्द हैं या वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द की पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। यह क्या शब्दांश है, पूर्ण शब्द नहीं है बल्कि शब्द का एक टुकड़ा है। जैसे पुत्र शब्द है, यहाँ पर पुत्र क्या है? मूल शब्द है और पुत्र से पहले क्या लगा है? कु, और नया शब्द बना कुपुत्र। पुत्र का अर्थ बेटा होता है और कुपुत्र का अर्थ होता है कपूत या नालायक बेटा। अर्थात पुत्र का अर्थ तो बेटा हुआ और जैसे ही इसके साथ कु उपसर्ग लग गया तो इसके अर्थ में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। पुत्र की जगह क्या हो गया? कपूत हो गया। अर्थात जो उपसर्ग है वे क्या शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण कराते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ये जो उपसर्ग है, इन उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं होता है। इनका जब भी प्रयोग होता है किसी शब्द के साथ जुड़कर प्रयोग होता है। इसी प्रकार अध्यादेश, अध्यादेश के अधि उपसर्ग है और आदेश मूल शब्द है। इसी प्रकार परीक्षा, परीक्षा के अंदर परि उपसर्ग है और इच्छा है जो मूल शब्द है और नया शब्द बना है परीक्षा, अध्यादेश, कुपुत्र। इनको आगे हम इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ते हैं। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के कुल कितने प्रकार है? तो उपसर्ग के कुल 3 प्रकार है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे केवल संस्कृत के उपसर्ग का। आपको परीक्षा में यह नहीं पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, कौन सा विदेशी उपसर्ग है। ये आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग छांट कर लिखिए, मूल शब्द छांट कर लिखिए, या उपसर्ग और मूल शब्द दोनों अलग अलग होंगे उनको मिला कर लिखिए। ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उपसर्ग जितने भी होते हैं उनकी जो मात्रा होती है लगभग लघु मात्रा होती है, एक उपसर्ग को छोड़कर। परा जो उपसर्ग है संस्कृत का है परा उपसर्ग, परा उपसर्ग को छोड़कर बाकी जितने भी उपसर्ग हैं उन उपसर्गों की जो मात्रा है वो लघु है। जैसे परी, तो परी के अंदर जो मात्रा है क्या है? लघु है। अनु, अभी, बहु, दूर, दूर, दुस्स, निस, इन सब में जो मात्राएं हैं क्या है? लघु है। अतः तो जितने भी उपसर्ग है उन उपसर्गों की जो मात्रा है वो लघु है। एक उपसर्ग को छोड़कर परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग के अंदर दीर्घ मात्रा है, आ की मात्रा है, और बाकी सब में ई की मात्रा है। तो चलिए संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, पहला है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। जैसे अतिक्रमण, अति प्लस क्रमण, अति शीघ्र, अति प्लस शीघ्र, अत्यधिक, तो अति प्लस अधिक है। जो अत्यधिक शब्द है ये यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का है? यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का नियम क्या कहता है? यदि ई या दीर्घ ई के बाद में कोई भी असमान स्वर अर्थात ई या ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। और दूसरा है ऊ या ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ऊ या ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। जैसे अति,
अति प्लस अधिक। तो यहाँ पर ती के अंदर कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है, तो ई के स्थान में क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो त जो स्वर रहित हो गया तो त आधा, और य के साथ अ की मात्रा मिलने से यह पूरा हो गया। फिर धिक हो गया अत्यधिक। इसी प्रकार अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति, अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय, इस अतीन्द्रिय शब्द में दीर्घ संधि है। जहाँ पर भी किसी भी शब्द में य या व है और उस शब्द से पहले यदि स्वर रहित वर्ण है, जैसे यहाँ पर त है और यहाँ, तो वह अधिकांशतः यण संधि के उदाहरण है। और उपसर्ग के अंदर जब य और व से पहले स्वर रहित वर्ण हो तो वहाँ पर उपसर्ग के अंदर जो मात्रा आएगी वह लघु आएगी, क्योंकि संस्कृत हो या हिंदी हो जितने भी उपसर्ग हैं उनकी जो मात्राएं हैं वो लघु है, दीर्घ नहीं है। केवल एक उपसर्ग को छोड़कर, परा उपसर्ग को छोड़कर बाकी शब्द की जो बाकी जितने भी उपसर्ग है उन उपसर्गों की मात्रा है जो लघु है, दीर्घ नहीं है। इसी प्रकार अधि, अधि का होता है प्रधान या श्रेष्ठ। अधिकरण, अधि प्लस करण, अधिनियम, अधि प्लस नियम, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, इसमें भी यण संधि है। अधीक्षण, अधि प्लस ईक्षण, इसके अंदर दीर्घ संधि है, क्योंकि ई प्लस ई होने पर दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर ई प्लस ई के बाद दीर्घ हो गया। अधीक्षक, अधि प्लस ईक्षक। उसी तरह अनु, अनु यानी पीछे या समान। अनुकरण, अनुकूल, अनु प्लस कूल, अनुक्रम, अनु प्लस कर्म, अन्वय, अनु प्लस अय, ये भी यण संधि का उदाहरण है। अनु प्लस अय। तो यण संधि का नियम क्या कहता है? यदि उ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है तो उ के स्थान पर क्या हो जाता है? व हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर उ की मात्रा अर्थी न आधा और व लग गया, और व के साथ यह की मात्रा लगने से व पूरा हो गया और यह अन्वय। इसी प्रकार अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। अप, अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। अपकार, अपमान, अपयश, अपव्यय, अपहरण, अपकर्ष, अपशकुन, अपेक्षा, अप प्लस इच्छा, इसके अंदर है जो गुण संधि है। अन्य देखिए अभि, अभि का अर्थ होता है पास या समान। अभिनय, अभिमान, अभ्युदय, अभि प्लस उदय, अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा। नेक्स्ट है अव, अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। अवगुण, जिसके गुण बुरे हो। अवज्ञा, अवकाश, अवतार, अवशेष, अवलोकन। आ यानी तक या से। आहार, आजन्म, आशंका, आरक्षण, आमरण, आघात। उसी प्रकार उत, ये इसी प्रकार उत, यहाँ पर उत त है जो हलंत है। उत यानी ऊपर या प्रधान। उत्पन्न, उत्तम, उत्कृष्ट, उच्छ्वास। उच्छ्वास में कौन सा है? उत उपसर्ग है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद्धार, उत प्लस हार, उत प्लस हार। उत प्लस हार। फिर है निर, निर यानी बिना, निरपराध, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निरोग, निरीक्षण, निरादर,
निरक्षर, निराकार, बिना आकार का, निरादर, बिना आदर का, निर्धन, बिना धन का। उसी प्रकार दुर, दुर यानी कठिन या बुरा, दुराशा, दुराचार, दुरुपयोग, दुर्घटना, दुर्भावना, दुर्गुण, दुर्दशा। इसी प्रकार नेक्स्ट है दुष्, दुष् यानी बुरा या विपरीत, दुशासन, दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साध्य। यहाँ पर आपको दिख रहा है दुष्कर, दुष्कर में अंदर जो छ है ये कौन सा है, मूर्धन्य श है, जबकि उपसर्ग में कौन सा है, स दंत्य है। तो जहाँ पर भी उपसर्ग युक्त शब्द है उसके अंदर स शायद मूर्धन्य हो, शायद तालव्य हो, शायद दंत्य हो। और उपसर्ग के अंदर श हमेशा कौन सा होगा, दंत्य श होगा। निश, निश में कौन सा है, श दंत्य। आविश, आविश, तो आविश के अंदर भी कौन सा श है, दंत्य स। उपसर्ग में हमेशा श है जो दंत्य होता है। उपसर्ग युक्त शब्द के अंदर श कोई भी हो सकता है, दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य। और जबकि उपसर्ग के अंदर श हमेशा कौन सा होगा, दंत्य श होगा। उपसर्ग में हमेशा दंत्य स होगा, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे दुष्कर, दुष् प्लस कर, इसका इस शब्द को जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर श कौन सा आएगा, श दंत्य आएगा, न कि श मूर्धन्य। उसी प्रकार दुष्कर्म, दुष्साध्य और दुष्शासन। नेक्स्ट देखिए निस, निस का अर्थ होता है बिना या बाहर। तो निश्चय, निष्काम, निष्कर्म, निस्तेज, निस्संदेह। जैसे यहाँ निष्काम है, निष्काम अंदर स कौन सा है, मूर्धन्य है, जबकि उपसर्ग के अंदर स हमेशा दंत्य होगा। नेक्स्ट नी, नी का अर्थ होता है बिना, निडर, बिना डर के, निदान, निबंध, न्याय, नी प्लस आय। तो इसके अंदर कौन सी संधि, यण संधि है। यण संधि का नियम क्या है, य और व से पहले अगर कोई स्वर रहित वर्ण आ जाए तो वहां पर प्रायः यण संधि होती है। नेक्स्ट नी प्लस आस, न्यास, नी प्लस वारण, निवारण, नी प्लस देशक, निदेशक। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट प्र, प्र का तो आगे या अधिक, प्रदान, प्रबल, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्र प्लस यत्न, प्रोज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल। इसके अंदर है जो गुण संधि है, प्र प्लस उज्ज्वल, प्रोज्वल। और प्रोज्वल के अंदर दो उपसर्ग भी है, कैसे, प्र प्लस उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द है, उज्ज्वल शब्द के अंदर भी एक उपसर्ग है, उत प्लस ज्वल। तो जब प्रोज्वल शब्द को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्र प्लस उत प्लस ज्वल, प्र प्लस उत प्लस ज्वल। तो प्र और उत ये दोनों क्या है, उपसर्ग है। इसमें मूल शब्द क्या है, ज्वल है, अर्थात प्रोज्वल के अंदर दो उपसर्ग हैं, उत और प्र। प्रारंभ, प्र प्लस आरंभ। फिर उप, उप का अर्थ होता है पास या सहायक, उपकार, उपवन, उपेक्षा, उप प्लस इच्छा। इसके अंदर गुण संधि है। उपाध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष, उपयुक्त, उप प्लस युक्त। आगे परा, परा यानी पीछे या विपरीत। मैंने पहले ही इसी वीडियो में बताया था कि परा एकमात्र ऐसा उपसर्ग है जिसकी मात्रा क्या है, दीर्घ है। इसके अंदर आ की मात्रा है, किसकी है, आ की। बाकी जितने भी उपसर्ग हैं उनकी जो मात्रा है वो क्या है, लघु है। ये दू में लघु है, नी में लघु है, इसी नी में लघु है, अनु में लघु है, परी में लघु है, अभी में लघु है, बाकी सब में
लघु मात्रा परा एक मात्रा ऐसा उपसर्ग है जिसकी मात्रा दीर्घ है। पराजय, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराकाष्ठा, परा प्लस काष्ठा, परा प्लस वर्तन आदि। फिर परि, परि का अर्थ होता है पास या चारों ओर। जैसे परिक्रमा, परि प्लस कर्मा, परिवार, परि प्लस वार, परिधान, परि प्लस धान, परीक्षा, परि प्लस इक्षा। इसके अंदर जो परीक्षा के अंदर ई की मात्रा क्या है? दीर्घ है। दीर्घ किस कारण है? क्योंकि इसके दीर्घ संधि है, परि प्लस इक्षा। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा के अंदर उपसर्ग कौन सा है, तो परि दीर्घ मात्रा नहीं है बल्कि परि लघु मात्रा है। इसी वीडियो में बताया था कि परा को छोड़कर बाकी जितने भी उपसर्ग हैं उन सब की मात्रा क्या है? लघु है, दीर्घ नहीं है। तो यो परि प्लस इक्षा ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसी प्रकार पर्यावरण, परि प्लस आवरण, इसके अंदर कौन सी संधि है? इसके अंदर है जो यण संधि है। यण संधि कैसे? य से पहले स्वर रहित वर्ण है। कौन सा? र है जो स्वर रहित वर्ण है, इसीलिए यहां पर यण संधि है। नेक्स्ट देख ले प्रति। प्रति के अंदर भी ती है जो लघु न की दीर्घ है। और प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत। जैसे प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस कूल, प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा। इसकी इस शब्द के अंदर दीर्घ संधि है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा, इसके अंदर यण संधि है। प्रत्येक के अंदर भी यण संधि है और प्रतीक्षा के अंदर दीर्घ संधि है। फिर है वी। वी का होता है विशेष या भिन्न। विजय, वी प्लस जय, विपक्ष, वी प्लस पक्ष, व्यायाम, वी प्लस आयाम। इसके अंदर भी यण संधि है क्योंकि यह से पहले स्वर रहित वर्ण आया हुआ है। व्यर्थ, वी प्लस अर्थ, इसमें भी यण संधि है क्योंकि यह से पहले स्वर रहित वर्ण है। फिर सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। सुगति, सुगंध, सु अवसर, सु प्लस अवसर, सु प्लस गति, सु प्लस गंध, स्वागत, सु प्लस आगत। इसके अंदर है जो यण संधि है। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वागत। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। तो इसके अंदर देखिए सुक्ति शब्द देखिए, सुक्ति। इसके अंदर अगर उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा है? सु और उ की मात्रा क्या है? लघु है क्योंकि सभी उपसर्ग की मात्रा लघु होती है। प्लस उक्ति, जब लघु उ और लघु मिलेंगे क्या हो जाएगा? दीर्घ। इसीलिए ये हो गया सुक्ति। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे देखिए सम। सम का तो अच्छी तरह से संकल्प, सम प्लस कल्प, संतोष, सम प्लस तोष, संयोग, सम प्लस योग, संगठन, सम प्लस गठन, संचार, सम प्लस सार, संशय, सम प्लस शय। फिर देखिए अंतिम संस्कृत उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है नहीं या बुरा। अनंत, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत। ये अ, ये न स्वर रहित अ होते ही हो गया स्वर सहित, फिर हो गया अनंत। अनंत। अनादि, अन प्लस आदि, अनेक, अन प्लस एक, गुण संधि का उदाहरण है। अन प्लस एक, अनेक गुण से उदाहरण नहीं, यहाँ पर संयोग हुआ है। अन प्लस एक, अनेक। अनागत, अन प्लस आगत, अनुपयुक्त, अन प्लस उपयुक्त, अनुपम, अन प्लस उपम, अनुचित, अन प्लस उचित, अनन्य, अन प्लस अन्य, अन प्लस अन्य।
इन सब में क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, इसके अंदर कोई भी संधि है वो नहीं है, सब शब्दों के अंदर संयोग हो रहा है, कोई संधि जो नहीं है। तो अभी अपन ने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े। इन संस्कृत उपसर्ग सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी ये बात है कि जितने भी उपसर्ग हैं उनकी जो मात्रा है वो लघु है, केवल परा को छोड़कर, परा के अंदर, रा के अंदर क्या है, दीर्घ मात्रा, बाकी सब में लघु मात्रा। दूसरा, जहाँ पर भी ये और वह वर्ण शब्द के अंदर वो उससे पहले स्वर रहित कोई वर्ण हो, तो वहाँ पर जब उपसर्ग का चयन करना हो तो अगर यह है तो उससे पहले ई की मात्रा होगी, और वह है तो उससे पहले क्या होगी, ऊ की मात्रा होगी, और वो भी कौन सी होगी, लघु होगी, दीर्घ नहीं होगी। जैसे शब्द है अन्वेषण, अन्वेषण, इस शब्द के अंदर अपन को उपसर्ग की पहचान करनी है। तो उपसर्ग की पहचान करने के लिए इसके अंदर देखते हैं व वर्ण है, और व से पहले न जो है जो स्वर रहित वर्ण है, तो न से व से पहले अगर स्वर रहित वर्ण है तो इसका मतलब यहाँ कौन सी मात्रा होगी, ऊ की मात्रा होगी, लघु होगी, क्योंकि व वर्ण है इसीलिए ऊ की मात्रा होगी। अगर यह होता तो ई की मात्रा होती, जैसे अनु, वह इसकी इसलिए ऊ की मात्रा प्लस ऐषण। उसी प्रकार प्रत्याशा, क्या है, प्रत्याशा शब्द है, यहाँ पर कौन सा वर्ण है, यह वर्ण है, और यह वर्ण से पहले त है जो स्वर रहित है। अगर यह वर्ण है इसका मतलब यह त के साथ कौन सी मात्रा, ई की मात्रा है, प्र ती, और ई की मात्रा हमेशा लघु होगी, उपसर्ग में हमेशा मात्रा लघु होती है। प्लस यह के अंदर कौन सी मात्रा है, आ की, तो आशा, प्रत्याशा। ओके, थैंक यू। कल अपने इससे आगे पढ़ेंगे हिंदी और विदेशी उपसर्ग। वह बहुत ही सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट उपसर्ग है जो संस्कृत के हैं, और सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं जो इसी संस्कृत उपसर्ग से ही पूछे जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग कल पढ़ेंगे, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।